बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कानून शहादत ऑर्डर पर लेक्चर्स के सिलसिले का आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने कानून शहादत ऑर्डर की स्कीम और इंटरप्रिटेशंस की क्लास यानी आर्टिकल 2 में से आर्टिकल 2A से 2C तक कोर्ट, डॉक्यूमेंट और एविडेंस की डेफिनेशन देखी। आज हम बाकी जो इसमें डेफिनेशंस हैं आर्टिकल 2 में वो देखेंगे। आर्टिकल 2D में फैक्ट की डेफिनेशन है। फैक्ट इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स capable of being perceived by the senses or any mental condition of which any person is conscious। कानून शहादत में दी गई फैक्ट की डेफिनेशन पर गौर करने से पहले फैक्ट का डिक्शनरी मीनिंग देखना मुनासिब होगा। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक फैक्ट जो है समथिंग दैट एक्चुअली एग्जिस्ट्स, an aspect of reality। Facts include not just tangible things, actual occurrence and relationship, but also states of mind such as intention or opinion। अब दोबारा हम कानून शहादत ऑर्डर वाली डेफिनेशन देखते हैं। यही सारी चीज ज्यादा एलैबोरेटली इसमें बयान की गई है। फैक्ट्स में क्या क्या आएगा? कानूनी शहादत ऑर्डर कहता है कि फैक्ट्स इंक्लूड्स, फैक्ट्स में शामिल होगा कोई भी चीज या स्टेट ऑफ थिंग्स, चीज या चीजों की हालत, और रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसी हालत चीजों की या चीजों का आपस में ऐसा तल्लक जो सेंसेस के साथ, हवासे खमसा के साथ परसीव किए जाने या महसूस किए जाने के काबिल हों, वो तमाम चीजें फैक्ट होंगी। मसलन किताब जो हम आंखों से देख सकते हैं एक फैक्ट है। किताब खुली हुई है, ये स्टेट ऑफ थिंग्स में आ जाएगी बात कि किताब बंद पड़ी हुई है या खुली हुई है, उसकी स्टेट क्या है, ये भी हम सेंसेस से देख सकते हैं। किताब रैक में लगी हुई है, अलमारी में पड़ी हुई है या टेबल पे रखी हुई है, ये दूसरी चीजों के साथ उसका रिलेशन आ गया। ये भी 5 सेंसेस में एक सेंस यानी कि साइट की सेंस से हम देख सकते हैं। तो ये है फैक्ट। अब दूसरी जो फैक्ट करार दिया गया है जिस बात को या जिस चीज को, वो चीज नजर नहीं आती, वो है मेंटल कंडीशन। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। मसलन मैं इस वक्त कॉन्शियस हूं, मुझे कोई अच्छाई करनी है, अपने बारे में तो यही कहूंगा कि अच्छाई करनी है। तो ये मेंटल कंडीशन जो है इसको भी फैक्ट करार दिया गया है। इसकी डिटेल आगे आती है। फैक्ट के डिक्शनरी मीनिंग और कानून शहादत आर्टिकल 2D में दी गई फैक्ट की डेफिनेशन का अगर हम कंपेयर करें तो ये पता चलेगा कि कोई इनमें फर्क नहीं है। एडिशन क्या है कि कानून शहादत ने इसको मोर एलेबोरेट किया है कि उन्होंने साथ कहा कि ये जो इसका मीनिंग है कि किसी चीज को, स्टेट ऑफ थिंग्स को, रिलेशन ऑफ थिंग्स को जब हम फैक्ट कहते हैं तो ये फैक्ट्स जो है हमें मालूम किस तरह होती हैं। ये फैक्ट के ये फैक्ट्स हैं, ये हम इसको किस तरह परसीव करते हैं, ये साथ एडिशन किया गया। अब ये फैक्ट्स दो तरह की हैं। एक वही जो सेंसेस से फील हो जाती हैं, पता चल जाता है, और दूसरी वो जो सेंसेस से पता नहीं चलता। दो नाम इनको दिए गए हैं।
पहले वाली को कहते हैं फिजिकल फैक्ट्स और दूसरे को साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। अब वो फैक्ट्स जो हम 5 सेंसेस से या हवासे खमसा से परसीव कर सकते हैं वो फिजिकल फैक्ट्स कहलाते हैं। 5 सेंसेस में से साइड से हम जो भी चीज देख रहे हैं, मेरे सामने कुर्सी पड़ी हुई है, मेरे सामने बुक्स पड़ी हुई हैं, ये फैक्ट है। कार फैक्ट है, गधा फैक्ट है, मैन, वुमेन, ये सब फैक्ट्स हैं जो हम आंखों से देखने से परसीव करते हैं और हमें पता चलता है कि ये फैक्ट है। अब हियरिंग से देखें कि कौन कौन सी हैं। कोई ब्लास्ट की आवाज है, सारी आवाजें, ये तो मिसाल के तौर पे कह रहे हैं ना, कन्वर्सेशन जो एक दूसरे की होती है, ये कन्वर्सेशन जब होती है एक फैक्ट जो है वो हो रहा होता है और सुनने वाला उसको अपनी हियरिंग की सेंस से महसूस कर रहा होता है। म्यूजिक है, कुत्ते का भौंकना है, बिल्ली का बोलना है, ये सारी चीजें जो हम, ये सारे फैक्ट्स हैं जो हम 1 आउट ऑफ 5 सेंसेस यानी हियरिंग से करते हैं। इसी तरह एक फैक्ट है स्मेल की पावर से जो चीजें हम महसूस करते हैं। किसी जगह पे हम जाते हैं, उधर अगर खुशबू फैली हुई है तो ये एक फैक्ट होगा कि वो उस जगह पे खुशबू मौजूद थी, या बदबू थी तो ये भी एक फैक्ट होगा उस जगह पे बदबू मौजूद थी। तो जो शख्स, अगर वो मैटर, किसी जगह के ऊपर खुशबू का मौजूद होना या ना मौजूद होना या बदबू का मौजूद होना या ना मौजूद होना, अगर किसी केस के डिसीजन के लिए रेलेवेंट है या फैक्टिंग इशू ही वो है, तो वो शख्स जिसने इसको महसूस किया वो एज फैक्ट इसकी शहादत देगा कोर्ट के कि यस मैं उधर गया था तो उधर खुशबू थी या बदबू थी या जो भी था, वो इसका बयान करेगा। अब इसी तरह टेस्ट में है कि किसी का टेस्ट, किसी चीज का अगर बिटर है या स्वीट है तो वो जो शख्स उसको चखेगा उसको पता चलेगा कि ये इसका ये टेस्ट है, और वो फिर 1 आउट ऑफ 5 सेंसेस में से ये परसीव कर सकता है। इसलिए टेस्ट जो है वो भी एक फैक्ट के तौर पे जो है वो कोर्ट में इसकी एविडेंस दी जा सकेगी। टच की जो सलाहियत है उसके मुताबिक कोल्ड, वार्म, हॉट, वेरी कोल्ड, ये सारी चीजें टच के जरिए परसीव की जा सकती हैं। अगर किसी जगह पे ये हो कि टेम्परेचर रेलिवेंट हो, एक कमरे में किसी को बंद किया गया है, वो कहता है कि जी मुझे उन्होंने बहुत ठंड में रखा था, मुझे ठंड महसूस हो रही थी, ठंड नजर तो नहीं उसको आ रही थी, लेकिन ये सेंसेस से परसीवेबल है तो ये बताएगा। सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ये सारी चीजें भी टच की सेंस से पता चलने वाली हैं और ये भी फिजिकल फैक्ट्स के जुमरे में आती हैं। अब रिलेशन ऑफ थिंग्स का, मैंने वो बुक की मिसाल भी दी। अब मिसाल में ए जो है वो स्टिक से बी को मारता है, तो ये एक फिजिकल फैक्ट है। ये सीन देखा जा सकता है, वो शख्स जो देखेगा ये एज फैक्ट जो है वो कोर्ट में बयान करेगा। दूसरी जो इसमें है वो है साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। ये वो फैक्ट्स हैं जो जानदार या लाइफ रखने वाली मखलूक के माइंड में होते हैं। ये वो ख्याल या सोच होती है जिसका वो शख्स कॉन्शियस होता है जिसके जहन में वो सोच या ख्याल मौजूद है, यानी कि ये स्टेट ऑफ माइंड को जाहिर करते हैं और स्टेट ऑफ माइंड को भी फैक्ट्स करार दिया गया है कानून शहादत आर्डर में। अब साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में कौन कौन से फैक्ट्स आते हैं? इसमें इंटेंशन, किसी की नीयत नजर नहीं आ रही किसी को भी, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है और ये उसको पता है जिसकी नीयत है, दूसरे किसी शख्स को नहीं पता कि इस शख्स की नीयत क्या है। नॉलेज,
किसी चीज का नॉलेज किसी शख्स को है तो जिसको है उसी को पता है कि मुझे नॉलेज है, दूसरे को नहीं पता। गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और गुड विल टुवर्ड्स एनी पार्टिकुलर पर्सन, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो 5 सेंसेस से परसीव नहीं की जा सकती, लेकिन इनका अंदाजा यानी इनका मौजूद होना या ना होना या इनका गैर मौजूद होना, इसका तयन भी उन्हीं फैक्ट्स से किया जा सकता है जो कि फिजिकल फैक्ट्स हैं। वो किस तरह के फिजिकल फैक्ट्स का जो है वो प्रूफ, तो जैसे मैंने कहा कि जिस शख्स ने वो फिजिकल चीज देखी है जो 5 सेंसेस से उसने फील किया, वो आके शहादत दे देगा। लेकिन किसी की जहनी हालत के बारे में साबित करने के लिए कि किस वक्त उसकी जहनी हालत क्या थी, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर किसी की इंटेंशन थी या मोटिव था, तो वो शख्स जिसके बारे में मामला अंडर इंक्वायरी है कोर्ट के पास कि जी क्या इसका ये काम करने का मोटिव या इंटेंशन थी, तो वो शख्स खुद कन्फेस कर ले, वो मान ले कि हाँ जी मेरी ये इंटेंशन थी। दूसरा तरीका, उन्हीं फिजिकल फैक्ट्स की तरतीब कोर्ट के सामने बयान की जाएगी जिससे ये वाजे हो कि ये काम इस शख्स ने इसीलिए किया क्योंकि इसके माइंड में ये बात थी, ये इंटेंशन थी, ये जज्बा था, ये इलविल थी, ये गुडविल थी। इसकी मिसाल नेग्लिजेंस की शक्ल में ले लें कि किसी शख्स की नेग्लिजेंस जो उसके जहन में है, वो पता किस तरह चलेगी? वो पता इसी तरह चलेगी जब उसके टेंजिबल एक्ट्स, परसीवेबल बाई 5 सेंसेस जो उसके एक्ट्स हैं, उनकी हम तरतीब देखेंगे तो पता चलेगा। हम कोर्ट के सामने ये कहेंगे, गवाह कोर्ट के सामने ये कहेगा कि जी मैंने ए को देखा है कि वो मोटरसाइकिल पर आ रहा था बहुत स्पीड के साथ, लेकिन वो बहुत लंबे अरसे के लिए मुड़ के पीछे देखना शुरू हो जाता था और मोटरसाइकिल साथ चलाता रहता था। ये कोर्ट को वो बयान कर देगा। या अगर ये कहा जाता है कि एक शख्स ने पत्थर पकड़ा है और अपने सर के ऊपर से उसको पीछे की तरफ उछाल दिया है, ये नहीं उसने मुड़ के देखा कि पीछे कोई है या नहीं है, तो ये भी उसका जो है वो नेग्लिजेंट एक्ट है। अब इसमें एक डेलिकेट सी लाइन है, आला अदालतों ने लिखा है कि गवाह जो है किसी की स्टेट ऑफ बयान करने के लिए सिर्फ टेंजिबल एक्ट्स के बारे में जो उसकी गवाही होगी, सिर्फ ये अदालत देखेगी। और इससे अगर गवाह का इन्फ्रेंस या ख्याल ये है कि ये जो मैं टेंजिबल एक्ट्स की या स्टेट ऑफ एक्ट्स की या स्टेट ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, इसे मैं ये समझता हूं कि ये एक्ट जो है वो एक नेग्लिजेंट एक्ट था या गफलत पर मबनी एक्ट था, तो उस गवाह की ओपिनियन जो है वो नहीं मानी जाएगी, बल्कि उन टेंजिबल फैक्ट्स जिसका उसने नरेशन दी बतौर शहादत कोर्ट में, वो देख के कोर्ट खुद इन्फ्रेंस ड्रा करेगी, कोर्ट खुद नतीजा अखज करेगी कि क्या इन फैक्ट्स के साथ जो इसने बयान की हैं उस के मुताबिक जो है ये स्टेट ऑफ माइंड जो है वो कोई डिटरमिन होती है या नहीं, नेग्लिजेंस की या इंटेंशन की या मोटिव की या इल विल की। तो ये प्रेरोगेटिव होगा कोर्ट का कि वो पेश करदा फैक्ट्स की नरेशन से खुद इन्फ्रेंस ड्रा करे कि इससे क्या वो गैदर हो रही है बात कि नहीं हो रही। इसके बाद है जी आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 2। इसमें अब
रेलेवेंट फैक्ट की इसमें डेफिनेशन है या इंटरप्रिटेशन है। इसमें यह कहा गया है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज referred to in the provisions of the order relating to the relevancy of facts। वो जो relevancy of facts की हमने लेक्चर 1 में बात की थी कि उसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक relevancy of facts के बारे में कानून शहादत ऑर्डर में बताया गया है। तो कानून शहादत ऑर्डर की आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 2 में रेलेवेंट फैक्ट्स की एज सच कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है, बल्कि इसमें उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि जो फैक्ट्स कनेक्टेड हैं किसी फैक्ट से, फैक्ट इन इशू से, और जो फैक्ट उस पोर्शन या पार्ट ऑफ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स में जो रेलिवेंट करार दिए गए हैं, उन तमाम फैक्ट्स को कोर्ट्स वाइल अप्लाइंग दिस कानून शहादत ऑर्डर इन द केसेस उनको वो रेलिवेंट समझेंगे और फिर उसी की एविडेंस जो है वो देना अलाउ करेंगे। इसके बाद आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 3 है जिसमें फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन जो है वो दी गई है। फैक्ट इन इशू, द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। अब इसको समझने के लिए इसकी जो है वो बाइफरकेशन करके इंग्रेडिएंट्स देखने होंगे कि इसमें सबसे पहले ये देखना होगा कि फैक्ट इन इशू की बात जब भी आएगी वो किसी सूट या प्रोसीडिंग में आएगी, और उस सूट और प्रोसीडिंग के बारे में उन्होंने कहा है कि फैक्ट इन इशू में कौन कौन सी चीज शामिल होगी कि वो फैक्ट बाय इटसेल्फ, यानी कि अगर फैक्ट ये है कि दरिया में घोड़ा गिरा दिया गया तो ये इटसेल्फ फैक्ट इन इशू है, तो ये सिर्फ यही बात कोर्ट में आ जाने के बाद राइट या लायबिलिटी जो है वो डिटरमिन हो सकती है। तो ये आइदर बाय इटसेल्फ में ही आएगा। दूसरा, इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट्स, कि एक फैक्ट जो कि असर्ट किया गया है फैक्ट किसी सूट या प्रोसीडिंग में, या कोई राइट क्लेम किया गया है, उसके वजूद का, एग्जिस्टेंस का डिटरमिन होती हो उससे कि ये एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता, या उससे उसकी नॉन एग्जिस्टेंस वाजे होती हो, या नेचर वाजे होती हो, या किसी राइट की एक्सटेंट या किसी लायबिलिटी की एक्सटेंट जो है वो उससे वाजे होती हो, या डिसेबिलिटी की जो है वो एक्सटेंट या वजूद या गैर मौजूद होना वो वाजे होता हो। सादा अल्फाज में वो तमाम फैक्ट्स इन इशू होंगे जिनके बारे में केस दायर किया गया है, कोई क्लेम किया गया है, या किसी दूसरे शख्स को कहा गया है कि ये शख्स किसी फॉल्ट का लायबल है। वो तमाम फैक्ट्स जो ये शो करेंगे किसी सूट और प्रोसीडिंग में, वो फैक्ट इन इशू कहलाएंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन, whenever under the provisions of the law for the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is fact in issue। अब सिविल प्रोसीजर में क्लेम दाखिल करने के बाद और जवाब
आने के बाद, रिटन स्टेटमेंट आने के बाद कोर्ट अगर कोई इशू को फैक्ट इन इशू करार देती है, तो डिफेंडेंट या दूसरी कोई भी पार्टी उस फैक्ट इन इशू के जवाब में जो फैक्ट्स पेश करेगी उनकी स्टेटस भी फैक्ट इन इशू का ही होगा। इसकी वजाहत इस तरह की गई है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी। एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू दैट ए काज्ड बीज डेथ। फैक्ट इन इशू ये हो सकता है कि ए ने बी को मारा, कत्ल किया। दैट ए हैड इंटेंडेड टू काज बीज डेथ। ये बात वो जो हमने साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में की कि ये भी फैक्ट इन इशू होगी कि क्या उसकी नीयत थी, जिसको मेंजरी कहते हैं कि जुर्म करने की नीयत भी थी उसकी, ये भी फैक्ट इन इशू होगी। दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। ये कि बी ने इतना प्रोवोक कर दिया था, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन ए को उसने दिया था। ये एक फैक्ट है जो ए साबित करना चाहेगा तो ये भी एक फैक्ट इन इशू का स्टेटस रखेगा और ये इसको साबित किया जाएगा। और दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच काज्ड बीज डेथ वाज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर। और ये बात अगर वो साबित करना चाहे ए कि जब ये हुआ मैं तो था ही अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के ज़ेरे असर, और मैं जनरल एक्सेप्शंस जो हैं ताज़ीरात पाकिस्तान की कि कोई भी किसी भी शख्स का फेल जो है वो जुर्म नहीं होगा अगर वो इन्फ्लुएंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में किया गया है। तो ये थी फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन। अब 3-4 चीजें हैं कि कोर्ट इन मामलात पर अमल कैसे करेगी। सब आर्टिकल 4 आर्टिकल 2 का कहता है अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. सब आर्टिकल 4 में उन्होंने कहा है कि अगर कोर्ट के सामने कोई मैटर आए और उसके बाद उसको प्रूव के लिए जो शहादत पेश की जाए तो वो शहादत ऐसी हो कि कोर्ट ये बिलीव कर ले कि ये प्रूव हो गया और समझती है कि प्रूव हो गया, तो वो उसको प्रूव समझा जाएगा। या कोर्ट तमाम हालात को देखते हुए ये समझे कि एक आम अकल का शख्स, एक आम प्रूडेंट मैन ये समझेगा कि गालिब इम्कान है कि ऐसा ही हुआ होगा, तो फिर भी वो समझेगी कि ये प्रूव है। और इसी का उलट जो है सब आर्टिकल 5 जो है आर्टिकल 2 का, उसमें कहा गया है कि किसी फैक्ट को डिसप्रूव कब समझा जाएगा। अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसिडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट द प्रूडेंट मैन आर्ट under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist। वही कि अगर कोर्ट ये कंसीडर करे कि नहीं जो मेरे सामने एविडेंस आई है उससे ये मैटर डिसप्रूव हो गया है, तो वो समझेगी कि डिसप्रूव हो गया और ये ऐसा होल्ड कर देगी। अगर इसकी अल्टरनेटिव ये कि नॉर्मल प्रूडेंस का अगर कोई शख्स इन इफेक्ट्स पे कंसंट्रेट करे तो वो ये कहेगा कि गालबन ये इसको नहीं कहा जा सकता कि ये प्रूव हो गया है। सब आर्टिकल 6 में अ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। अब एविडेंस आने से कोर्ट ये समझे कि ना वो होल्ड करे कि उसको प्रूव्ड सफर कर रही है, ना वो
होल्ड कर सके कि मैं इसको डिसप्रूव्ड होल्ड कर रही हूं, कोर्ट ये करे, तो इसके बारे में कहा जाएगा कि ये एक नॉट प्रूव्ड फैक्ट है। और इसके बारे में जजमेंट्स हैं ऑनरेबल कोर्ट्स की कि ऐसे फैक्ट्स को जिनके बारे में कोर्ट्स ने प्रूव होना या डिसप्रूव होना कुछ ना लिखा हो कि वो ओपन है, लेकिन उसकी बिना के ऊपर कोई डिसीजन नहीं रेस्ट किया जा सकता। नो जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन ऑफ सच फैक्ट्स, यानी कि जो नॉट प्रूव्ड हैं। ये 2005 SCMR पेज 1217 पे ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि नो जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन ऑफ सच फैक्ट्स जो कि नॉट प्रूव्ड हो। ये प्रिजम्पशंस के बारे में आगे 3 सब आर्टिकल्स हैं। सब आर्टिकल 7 है, वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, ये मे पे इसमें जोर है, मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अंटिल इट इज डिसप्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। यानी कि अगर ये जो आगे प्रोविजंस और सेक्शन आर्टिकल्स आ रहे हैं कानून शहादत के, इसमें किसी आर्टिकल में अगर ये लिखा हो कि कोर्ट किसी फैक्ट की मौजूदगी का या गैर मौजूदगी के बारे में प्रिज्यूम कर सकती है मे प्रिज्यूम, तो उसके बारे में फिर कोर्ट के पास 2 इख्तियार होंगे। या तो वो इसको प्रिज्यूम कर लेगी कि हाँ जी ये प्रूव्ड है, मैं यानी कि वो इसको तसव्वुर करेगी कि ये प्रूव हो गए। अगर वो प्रिज्यूम कर लेगी तो ये तब तक प्रिजम्पशन मौजूद रहेगी जब तक कि उनको डिसप्रूव ना कर दिया जाए, या खुद प्रिज्यूम करने के बारे में वो फिर जिसके ऊपर इसको प्रूव करना लाजमी है, बर्डन ऑफ प्रूफ जिस पे है, कोर्ट उसको कहेगी कि नहीं ये आप इसको प्रूव करें। यानी कि कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करेगी डिस्क्रिशन में, अगर डिस्क्रिशन में प्रिज्यूम करती है ऑल राइट उसके पास इख्तियार है, लेकिन अगर वो अपना ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं करती तो वो पार्टी को कहेंगे जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि नहीं आप इसको प्रूव कीजिए। सब आर्टिकल 8 में ये है कि वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस ऑर्डर दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अंटिल इट इज डिसप्रूव्ड। ये पहले जो सबसेक्शन 7 है इसकी मिसाल आर्टिकल 129 है, जिसमें काफी सारी मिसालें जो है वो दी गई हैं कि अगर हालात उन मिसालों में दी गई इलस्ट्रेशंस में दी गई हालात हो तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी। उनमें से एक ये है कि अगर चोरी होने के फौरन बाद किसी के पास से माल मसरूका बरामद होता है तो ये समझा जाएगा कि ये चोर यही है, या एक अकम्पलिस जो है, हमराही मुल्ज़म जो है, वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होगा, उसके ऊपर वो नाकाबिल एतबार होगा जब तक कि उसकी शहादत को, ये वादा माफ गुआ की बात है, हमराही मुल्ज़म जो वादा माफ गुआ बनता है, ये नाकाबिल एतमाद होगा जबकि मटीरियल पर्टिकुलर्स में उसकी शहादत के जो मटीरियल एस्पेक्ट्स हैं उसकी किसी दूसरी शहादत से तायीद ना मिल जाए या कराबरेशन ना मिल जाए। इसी तरह एक और भी है कि काफी सारे हैं, जिसमें से एक ये भी है कि अगर बेस्ट एविडेंस कोई अवेलेबल है किसी पार्टी को और वो एविडेंस वो कोर्ट में पेश नहीं करते बल्कि विदहोल्ड करते हैं, तो इसके बारे में समझा जाएगा कि ये प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकती है कि अगर ये शहादत ये पार्टी पेश करती तो इसका नुकसान होना था, इसलिए इन्होंने पेश नहीं की। तो ये मे प्रिज्यूम की मिसालें हैं। सब आर्टिकल 8 में है कि जहां पे ये आएगा कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो फिर वो लाजमी तौर पे प्रिज्यूम कर लेगी कोर्ट इसको कि ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है वो फैक्ट, जब तक कि कोई पार्टी उसको डिसप्रूव ना कर दे। तीसरा जो है वो है कंक्लूसिव प्रूफ। सब आर्टिकल 9 आर्टिकल 2 का, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द ऑर्डर टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, the court shall
on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। यानी कि जब इसमें अल्फाज इस्तेमाल होंगे कानूनी शहादत आर्डर की किसी दफा में आर्टिकल में कि कोर्ट इसको कंक्लूसिव प्रूफ समझेगी कि एक फैक्ट के प्रूव होने के बाद दूसरे फैक्ट को वो समझेगी ये कंक्लूसिवली प्रूव्ड हो गया, तो फिर कोर्ट जो है वो अलाउ नहीं करेगी एविडेंस उस पॉइंट के ऊपर, उस दूसरे फैक्ट के बारे में। इसकी जो है वो बड़ी पेटेंट जो है एग्जांपल वो है आर्टिकल 128 ऑफ कानून शहादत आर्डर। इसमें मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं इसी स्टेज पे अगर इसकी कंक्लूसिव प्रूफ को देखने के लिए इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लिया जाए। लेक्चर 1 में जैसे बयान किया गया था कि ये कानून शहादत आर्डर को इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन दी होली कुरान एंड सुन्ना लाया गया है, उसी से ये लेके ये कंक्लूसिव प्रूफ करार दिया गया है कि शादी के 6 ल्यूनर मंथ्स या 6 तोहर जिसे कहते हैं उनके बाद अगर बच्चा पैदा हो और तलाक के बाद 2 साल के अंदर पैदा हो तो वो बच्चा लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। और इसके बारे में अदालत जो है वो ये साबित करने के लिए कि ये बच्चा लेजिटिमेट नहीं है शहादत देना अलाउ ही नहीं करेगी, स्वाय किस शक्ल के कि जब हस्बैंड रिफ्यूज करे और कहे कि नहीं मैं इस बच्चे को ओन नहीं करता, और दूसरी शक्ल के मदर जो है वो तस्लीम कर ले कि ये 6 ल्यूनर मंथ्स शादी के 6 माह पूरे होने से पहले ही ये पैदा हुआ था या शादी के 2 साल पूरे होने के से पहले तो ये पैदा हुआ था लेकिन इसने इद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और उसने वो पूरी तरह ऑब्जर्व नहीं की। दूसरा इसमें यह है कि औरत जो है वो ये कहे कि द चाइल्ड वाज बॉर्न आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 ल्यूनर मंथ्स, यानी कि 6 माह बाद ल्यूनर मंथ्स के वो पैदा हुआ था, फ्रॉम द डेट ऑन विच द वुमेन हैड एक्सेप्टेड दैट द पीरियड ऑफ इद्दत हैड कम टू एन एंड, जिस जब उसने तस्लीम कर लिया कि पीरियड ऑफ इद्दत जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो डियर व्यूअर्स, आज ये इंटरप्रिटेशंस की क्लास जो है सब आर्टिकल 2 वो हमने मुकम्मल किया है। अगले लेक्चर नंबर 3 कानून शहादत आर्डर के बारे में लेक्चर नंबर 3 के साथ फिर हाज़िर होंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।